कैट में क्या रहा था आपका परसेंटाइल? मेरा कैट में था 99.3 परसेंटाइल था। ठीक है, भी आज से अराउंड अराउंड 80-85 दिन बचे हुए हैं, 3 हम्म। महीने ले लेते हैं। तो ये जो लास्ट के 3 महीने होते हैं वो सुपर क्रूशियल होते हैं, राइट? करेक्ट। तो इसमें आप कुछ एक्शनेबल इनसाइट शेयर करिए स्टूडेंट्स को। सही स्ट्रैटेजी क्या होती है मॉक्स? एक्चुअली दूसरा जो एलिगेशन लगता है इस पूरे एग्जाम के सेटअप पे वो ये है कि इसमें जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, और डेटा भी दिखाता है इस चीज को, उनको मतलब एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस पर कैट का जो कन्वीनर है वो आई एम कैलकाटा है। तो हमने कहा कि हम आई एम कैलकाटा चलते हैं, यहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं जिन्होंने आई एम ऑलरेडी क्रैक किया हुआ और आई एम कैलकाटा में पढ़ रहे हैं, ताकि आपसे जो एक्शनेबल इनसाइट्स होते हैं लास्ट के 3 महीने के अराउंड अराउंड में रह गए अभी। तो हमारी कोशिश लास्ट ईयर भी ये थी कि एंड मोमेंट पे जो एंड मोमेंट होते हैं उसमें क्या डुएबल टिप्स हो सकते हैं जिससे कि आप अपनी प्रेपरेशन को और बेहतर एज दे पाओ। मेरे साथ बात करने के लिए एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य फड़ है। Okay. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम अलीबाग। Okay. ये एक महाराष्ट्र में छोटा सा सिटी है इन रायगढ़, ओके, साउथ ऑफ मुंबई। ठीक है, So I have done my chemical engineering from ICT Mumbai. ग्रेट। Post that I worked in manufacturing industry at Galaxy Okay. Surfactants. और And कितने दिनों का एक्सपीरियंस है आपके पास? मेरे पास 24 months का है। ओके, ठीक है, ओके। एंड कैट में क्या रहा था आपका परसेंटाइल? मेरा कैट में था 99.3 परसेंटाइल था। ठीक है, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट ओके। सेकंड अटेम्प्ट था। तो आपने basically किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ली थी या सेल्फ स्टडी किया था आपने? बेसिकली मैंने मतलब मॉक टेस्ट के लिए मैंने कोचिंग्स का हेल्प लिया था, Okay. मतलब बेसिकली मॉक्स लिए थे, पर एज सच कोचिंग के लिए मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं ज्वाइन किए थे। ठीक है, तो अभी आज से अराउंड अराउंड 80-85 दिन बचे हुए हैं, 3 महीने ले लेते हैं। तो ये जो लास्ट के 3 महीने होते हैं वो सुपर क्रूशियल होते हैं, राइट? करेक्ट। तो इसमें आप कुछ एक्शनेबल इनसाइट शेयर करिए स्टूडेंट्स को, जिससे कि एक होता है कि अगर आपने इन 3 महीनों में अपनी स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से फॉर्मुलेट कर लिया, उनको एग्जीक्यूट कर लिया, तो आप किसी आईएम, और किसी क्या मतलब सबका ड्रीम होता है आईएम एबीसी मिल जाए, तो राइट, तो आप किसी आईएम के जो अच्छे आईएम है उसमें होंगे। अदरवाइज इन 3 महीनों में अगर आप चूक गए तो फिर दोबारा से वो एक पूरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो एक्शनेबल इनसाइट्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो जरा शेयर करिए आप। ठीक है, तो बेसिकली लाइक फॉर द लास्ट 3 months आई वुड सजेस्ट दैट बेसिक्स जो सिलेबस है आपका कवर होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपके पास 2 महीने जो बचे, मतलब 3 महीने से 2 महीने जो बचे हैं, वो पूरा का पूरा टाइम मॉक प्रैक्टिस या फिर आपके जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है उसके ऊपर वर्क करने में जाना चाहिए। तो आप ट्राई करो कि आपका जो सिलेबस है पूरा वो अभी तक या फिर अब अगले 1 महीने में कवर हो जाए, और लास्ट के जो 2 मंथ्स है उसमें पूरा टाइम आपका मॉक्स में जाएगा। जो भी है आप सेक्शनल दो या फिर मॉक टेस्ट दो, आपके स्ट्रेंथ्स एंड मॉक्स को एनालाइज करो अच्छे से, आपके जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है उस पे वर्क करो। जो स्ट्रेंथ्स है उसको आप एज अ साइड में रख दो, वो स्ट्रेंथ्स रहेंगे, और वीकनेस पे आप काम करना चालू कर दो। जैसे कि मेरा वीआरसी एक वीकनेस था, तो मेरे को पिछले कैट में पता चल गया था कि मेरा वीआरसी बहुत ज्यादा वीक है। तो मैंने जो लास्ट 3 months थे वो पूरा टाइम मैंने डेडिकेट किया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीआरसी के प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने बहुत सारे सेक्शनल दिए थे, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, उसमें भी वीआरसी फोकस ज्यादा था। ठीक है, और उसको एनालाइज करने में मैं वीआरसी में ज्यादा टाइम बिताता था कंपैरेटिवली टू क्वांट्स एंड एनालिटिक्स। सो ये मेरा स्ट्रेटजी था। हर एक का स्ट्रेटजी अलग रह सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अच्छा, मॉक्स जितने भी लास्ट ईयर में हमने जितने स्टूडेंट से बात किया, सबने इस बात पे काफी एम्फसाइज किया कि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3 महीने में। मॉक्स देने की सही स्ट्रैटेजी आपके अकॉर्डिंग क्या है? एक तरीका ये कि ठीक है आपने मॉक्स दिए, आपने नंबर चेक किया, देन बंद करके बैठ गए, ठीक है, बस फॉर द सेक ऑफ गिविंग आपने मॉक दे दिया, ठीक है, अपने आप को बहलाने के लिए, हाँ मॉक दे रहा हूं मैं, ठीक है। सही स्ट्रैटेजी क्या होती है मॉक्स? एक्चुअली एज सच ऐसा सेट स्ट्रैटेजी किसी का नहीं रहता है मॉक्स देने के लिए। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ comfortable are you with the questions you are getting. So basically you have to try and find out. So मेरा ऐसा था कि मैं बीएससी में बहुत सारी चीजें करने को बोलते हैं लोग कि पहले 3 पैराग्राफ ऊपर ऊपर से 4 पैराग्राफ ऊपर ऊपर से रीड करो, फिर 3 इजी फाइंड आउट करो,
या फिर पहले VA पे जाओ, पहले RC करो, बहुत सारे स्ट्रेटजीज रहते हैं, पर यू नीड टू फाइंड आउट योरसेल्फ कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। यू कैन ट्राई, मॉक्स आर फॉर दैट ओनली, सो यू ट्राई डिफरेंट स्ट्रेटजीज, लाइक आप VA करके देखो पहले, फिर बाद में RC करो, फिर या तो पहले RC करो फिर VA करो, बहुत सारे स्ट्रेटजीज ट्राई करो, और फिर यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। सो मेरे लिए जैसे था कि मैं RC जिस्ट में पढ़ के मैं आइडिया ले लेता था कि कौन सा RC डुएबल है मेरे लिए और कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसके हिसाब से मैं प्लान करता था कि ये RC मैं पहले करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, और फिर आखिरी में मैं VA पे जाता था, क्योंकि VA में मेरा एक्यूरेसी कम था, तो वैसा मैं प्लान आउट करता था। ये स्ट्रेटेजी हर एक बंदे के लिए अलग रह सकता है। LRDR के लिए तो मैंने सिंपली वही रखा था कि बेसिकली जज करो कि पजल्स को कैसे कैसे है, कौन से टाइप के पजल्स है, और मेरा कुछ कुछ जैसे टेबल्स वाला पजल्स रहेगा, या फिर बहुत अलग डेटा सेट्स वाला पजल्स रहेगा जिसमें कैलकुलेशन हैवी है, वो मेरे लिए इजी था, तो मैं वो ट्राई करता था। वो अगर LRDR है तो मैं वो पहले ट्राई करूँ। ठीक है। तो ये ऐसे सिमिलर वे में आप जितने मॉक्स दे रहे हो उसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजी ट्राई करो, जो वर्क कर रहा है उसको फिर फोकस बना के आप आखिरी के 5 मॉक्स में वो स्ट्रेटेजी सेट कर लो। ओके, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया, आपका कैट क्लियर हो गया, एंड देन आपको कॉल आ गया, मतलब शॉर्टलिस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रिटन टेस्ट भी होता है, राइट? हाँ, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू है। उसके लिए मतलब उस प्रोसेस को जरा आप एक्सप्लेन करिए कि उसमें किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है एक स्टूडेंट। अच्छा, तो बेसिकली देखो, वैट एंड इंटरव्यू का प्रिपरेशन आई थिंक इट विल गो हैंड इन हैंड। ओके। सो करंट अफेयर्स जो है, आप जितना ज्यादा रीड करोगे, वैसे VRC के लिए तो आपको रीड करना ही रहता है, तो इन द मीन वाइल आप जितना न्यूज रीड कर सकते हो, जितना आप आर्टिकल्स या फिर बहुत सारी चीजें रीड करोगे, आपका वैसे वैसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल्स भी आपका थोड़ा बहुत डेवलप होगा। आपको समझेगा नहीं, पर वो डेवलप होते रहेगा धीरे धीरे। और वैट के लिए मैंने तो एक सेट स्ट्रक्चर बना लिया था कि मैं किस हिसाब से करूंगा। तो मेरा अगर कोई वैट का टॉपिक दे दिया, तो मैं पहले बेसिकली वो टॉपिक को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मेरे हिसाब से वो क्या टॉपिक क्या है। उसके बाद मैं उसके नुआंसेस में जाऊंगा, जैसे कि आपके कोई टॉपिक का प्रोज और कॉन्स है, तो मैं लिस्ट डाउन करूंगा प्रोज क्या रह सकते हैं, कॉन्स क्या रह सकते हैं। फिर वो प्रोज एंड कॉन्स को मैं आखिरी में एनालाइज करूंगा कि बेसिकली किसका पलड़ा भारी है, या फिर होलिस्टिक अप्रोच में आप किस पे एम्फोसिस करना चाहिए, वो सब चीजें, और आखिरी में कंक्लूड करूंगा। तो एक स्टेट स्ट्रक्चर आप भी बना लो, और 2-3 मतलब ज्यादा जरूरत नहीं वैट की प्रैक्टिस करने की मेरे हिसाब से, तो भी, पर इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन आपका राइटिंग एबिलिटी कैसा। इंटरव्यू के लिए तो बेसिकली आप अपने बारे में जानो। बेसिकली मैंने तो एक इंटरव्यू के लिए खास कोचिंग ली थी करियर लॉन्चर से, तो उन्होंने उनका एक सेट फॉर्म था कि आप आपके हु एम आई, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थी, तो वही मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था सारे। कितना हेल्पफुल रहा था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था, क्योंकि मैं वो टाइम पे बहुत अच्छे से सोच रहा था अपने बारे में, मैंने क्या क्या लाइफ में की चीजें करी है और क्यों क्यों करी है। तो उसके वजह से मेरे को इंसाइट्स आए कि मैं इंटरव्यू में अगर क्वेश्चंस आ रहे तो वो मैं कैसे किस किस डिफरेंट एंगल से हैंडल कर सकूं, और क्या क्या मतलब क्या क्या रीजनिंग दे सकूं इंटरव्यू पैनल्स को। तो उस हिसाब से मेरा प्रिपरेशन हुआ था। अब इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो स्पेसिफिक्स में, और कितने देर चला था पहले तो आप मुझे ये बताइए। इंटरव्यू आपका क्या ग्रिलिंग भी हुई थी इंटरव्यू में? नहीं, देखो, ग्रिलिंग तो एज सच होती नहीं है, वो बस आपके परसेप्शन पे है। ठीक है। दे जस्ट ट्राई टू प्रेशर यू इन अ काइंड ऑफ वे, और समटाइम इट फील्स लाइक ग्रिलिंग, बट दे आर नॉट एक्चुअली ग्रिलिंग। ओके। सो मेरा मोस्टली इंटरव्यू तो वर्क एक्स हेवी रहा है। मेरा 2 years वर्क एक्स है, तो मोस्टली क्वेश्चंस वेर रिवॉल्विंग अराउंड दैट ओनली, कि आप वर्क एक्स में क्या काम किए हो, आपका रोल कैसे रहा है, फिर आप वो रोल के स्पेसिफिक आपका क्या क्या डेली वर्क क्या रहता है, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी बेसिकली। और फिर
आपके इंडस्ट्री और आपकी कंपनी के बारे में, जो आपकी कंपनी में, जैसे सरफेक्टेंट इंडस्ट्री में था, तो मेरे को बहुत सारे कॉलेजेस में क्वेश्चन उसके रिलेटेड थे कि सरफेक्टेंट इंडस्ट्री क्या है, कैसी है, आपकी कंपनी को आगे ग्रो करना है तो कौन से डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस थे। इस तरह चला था आपका इंटरव्यू टोटल? देखो कैलकाटा का तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 25 to 30 मिनट्स चला था। 30 मिनट्स, हाँ। ओके। और मोस्टली क्वेश्चन वर्क एक्स हेवी थे। फिर उन्होंने पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए एंड व्हिच स्पेशलाइजेशन डू यू वांट टू गो। And other than this, they asked some current affairs questions. Like that time, a lot of lithium was found. Lithium reserves were found in Kashmir, so they were question about that. थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस भी समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा आपसे। अभी NIRF की लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज हुई है ना? इसमें इस बार IIM कैलकाटा की रैंकिंग नीचे चली गई है ना? तो आपको क्या लगता है क्या रीजन रहा होगा कि IIM कैलकाटा को जो मतलब टॉप 3 में रहा ही करता था वो अब नीचे चला गया है? IIM लखनऊ ऊपर आ गया है, आई थिंक IIM कोझिकोड भी ऊपर आ गया है इससे, है ना? आई थिंक द प्राइमरी रीजन कि ये कैंपस में इशू इसके वजह से है कि ये लोकेशन इसका थोड़ा आउटसाइड पड़ता है और कैलकाटा में है। तो ये कैसे है, लोकेशन डिपेंडेंट इशू है। जैसे अहमदाबाद और बेंगलोर में जाओगे तो यूजुअली कैसे प्रोफेसर्स वहाँ पे स्टे करना चाहेंगे, वहाँ पे अहमदाबाद बेंगलोर में वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी है मतलब प्रोफेसर्स के लिए। यहाँ पे कोलकाता में वैसे कोलकाता स्पेसिफिक प्रोफेसर्स रुकना बेटर प्रेफर करते हैं। तो उसकी वजह से थोड़े वो इश्यूज है। और आई थिंक बाकी तो ऐसा मतलब कैंपस वाइज मेरे को तो इशू नहीं लग रहा है कुछ। NIRF रैंकिंग का मेरे को भी फ्रेमवर्क की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, अच्छे इंस्टीट्यूशन जो हैं जो कॉल्ड, उनसे भी ऊपर रखा हुआ है आपने। तो कितना ऑब्जेक्टिव है वो रैंकिंग, उसके ऊपर बहुत सीरियस डाउट्स आ रहे हैं। और बहुत सारे एकेडमिशियंस जो हैं उन्होंने भी बहुत सीरियस क्वेश्चंस रेज किए हैं उस पे कि आपके असेसमेंट का तरीका क्या है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की और जरूरत है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये समझना चाहूँ, आपके पास और कौन कौन से IIMs के कॉल्स थे? मेरे को मेरे पास अहमदाबाद छोड़ के मतलब ऑलमोस्ट सारे IIMs के कॉल्स थे। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि IIM कैलकाटा ही क्यों, उस टाइम आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? क्योंकि आप मुंबई के रहने वाले हो, राइट? और इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में बिल्कुल आ रहे हो। नहीं, एक्चुअली कैसा है, कैलकाटा इज नोन एज अ फिन कैंपस, सो माय इंटरेस्ट वेर इन फाइनेंस ओनली। सो आई वाज थिंकिंग या तो अहमदाबाद या फिर कैलकाटा। पर सो अहमदाबाद तो कॉल नहीं आया, तो सो कैलकाटा वाज गुड ऑप्शन। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इंडिया के, उनके देखरेख में पूरा रिपोर्ट तैयार करती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जिसको, है ना? तो इसमें पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि एम्प्लॉयबिलिटी एक मेजर कंसर्न है इंडिया के ग्रेजुएट्स की। इस बात को हम पिछले 1 साल से अपनी हर वीडियो में लगभग उठाते आए हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत मेजर कंसर्न है। एम्प्लॉयमेंट तो है ही मेजर कंसर्न, बट एम्प्लॉयबिलिटी उससे भी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर वो स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे उनको जॉब मार्केट में अब्जॉर्ब किया जा सके। तो IIMs स्पेसिफिक में आप IIM कैलकाटा के बारे में बता सकते हो कि IIM कैलकाटा किस तरीके से स्टूडेंट्स को ग्रूम करता है? इस चीज को मैं समझना इसलिए भी चाह रहा हूँ ताकि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आपके बातों से इंसाइट ले सके कि यहाँ के स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर है। इसमें मैं बोलूंगा कि 3 रीजंस है इसके लिए। पहला तो है आपका जो कोहर्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। बेसिकली IIM जो टॉप के IIMs है, इनमें जो कोहर्ट आता है वो वाइड वैरायटी ऑफ वर्क एक्स लेके आता है। ठीक है। वो भी अच्छे वर्क एक्स, अच्छे इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, तो उनका एक क्रेडिबिलिटी, उनका नॉलेज फुल है। वो मतलब वो पर्सपेक्टिव जो है वो सारे मतलब ऑलमोस्ट जो आप दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो भले ही वो इतने फॉर्चुनेट नहीं रहे, जैसे कि कोई स्टेट बोर्ड से आ रहा है और कोई IIT बॉम्बे से आ रहा है, तो ये दोनों का जब आप एक साथ बिठाते हो, एक ही कैंपस में, एक ही कॉलेज में, एक ही हॉस्टल में बिठाते हो, तो नॉलेज शेयरिंग बहुत
अच्छे से होता है, नॉलेज राइट। शेयरिंग बहुत ज्यादा होता है, तो उसके वजह से आपको सीखने को बहुत मिलता है। तो जैसे कि मेरे साथ के जो लोग हैं बहुत सारे, वो आईआईटीज है, बहुत ओल्ड आईआईटीज है, फिर न्यू आईआईटीज है, कुछ फाइनेंस में काम करके आया है, कुछ कंसल्टिंग में काम करके आया है। तो अभी जो डोमेन में आप जाना चाहते हो, आपको बेटर आइडिया वो लोग दे सकते हैं। तो ये एक रीजन है, उसकी वजह से क्या है कि नॉलेज शेयरिंग बहुत अच्छा होता है अपने जो टॉप के आईएम्स में। सेकेंड रीजन इज अपॉर्चुनिटीज दैट आईएम्स प्रोवाइड। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे समिट्स होते हैं, बहुत सारे एलुमनाई नेटवर्किंग होता है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, जो आई थिंक लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस ड्यू टू वीक alumni structure is not possible for them. So that kind of reason is which is why I think I am ABC जो अभी टॉप पे है, वो अपना स्टेटस मेंटेन कर पा रही है। ओके, अच्छा, इंडस्ट्री की तरफ से एक कंसर्न और भी आता है एम्प्लॉयबिलिटी वाले बात पे जब डिस्कशन होता है कि जो चीज़ें स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही हैं और जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट आज इंडस्ट्री में है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। अब वो चीज़ें पढ़ा रहे हो जो आज रेलिवेंट ही नहीं रह गई हैं, तो आईएम्स अपने आप को कैसे, मतलब यहाँ जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो क्या बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है? जो कि बहुत सारे अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के में बहुत सारे देख रहा था वहाँ के कि अब उनका भी ये आ रहा है कि आईएम्स का करिकुलम भी ऐसा नहीं कि बहुत अप टू द मार्केट वो है। तो आपका क्या टेक है इस पर? I will say that the concern is correct. Like lot of चीजें जो है अभी वो करंट ट्रेंड्स या करंट जो मार्केट या इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से अपडेट होनी चाहिए। पर कुछ बहुत सारी एस्पेक्ट्स और डोमेन्स में, जैसे कि आप देखोगे फिनेंस में या फिर बहुत सारी मार्केटिंग के कोर्सेस में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की जा रही है। तो अभी आप बहुत सारे आईएम्स के कोर्सेस लोगे सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे आपको जो इलेक्टिव्स मिलते हैं ना, वो स्पेशलाइज्ड रहते हैं करंट ट्रेंड्स के हिसाब से। भले आपको फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल या फिर ट्रेडिशनल कोर्सेस रहेंगे, पर सेकेंड ईयर में वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को कि वो कंटेम्प्रेरी चीजों के कंटेम्प्रेरी चीजें जो चल रही है मार्केट में वो पढ़ सके, मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक दैट वे दे आर करंटली डीलिंग विद दिस इशू। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, ये जो पूरा आईएम्स में एंट्री का या एडमिशन पाने का जो तरीका है, इस पे बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि जो कैट का पूरा सेटअप है, जिस तरीके से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रिविलेज्ड हैं उनको बहुत मतलब बेनिफिट मिल जाता है, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो गाँव से हैं या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। दूसरा जो एलिगेशन लगता है इस पूरे एग्ज़ाम के सेटअप पे, वो ये है कि इसमें जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, और डेटा भी दिखाता है इस चीज़ को, उनको मतलब एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। तो इन दोनों चीज़ों से के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? I would say in some sense it is true that कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो कोचिंग सपोर्ट कर सकते हैं, रिसोर्सेज अफोर्ड कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो, पर आप हर फील्ड ऑफ एजुकेशन में देखोगे तो ये चीज तो सब फील्ड में अप्लाई होती है ना ही से। ये तो आप जेई का भी पढ़ाई ले लो, जेई की पढ़ाई के लिए भी कोचिंग क्लासेस बहुत महंगी रहती है, बहुत रिसोर्सेज भी बहुत महंगे रहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है, वहाँ पे भी अप्लाई, तो वो एक इशू प्रिवेलेंट है एजुकेशन सिस्टम में। तो आई थिंक दिस इज नॉट the only concern related to CAT exam only. So this is related to the whole education system. ठीक है। Secondly, देखो अभी within for last 2 or 3 years, CAT exam has moved towards more VRC heavy. So they are trying to build papers that are easy in quants, easy in LRDI, and tougher in VRC, so that equitable people, equitable opportunities available for all the kind of students. So in that way that they are progressing, but yeah, still engineering students are dominating that. ठीक है। जिस दिन आप ये सारे डिस्कशंस हो गए, जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, उस दिन राइट माइंडसेट में होना
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दी डे जो स्ट्रैटेजी होती है, सही स्ट्रैटेजी जो कि आपने वो यूज की है, आपके लिए वो वर्क किया, तब आप इस कैंपस में हो, तो दी डे स्ट्रैटेजी अगर मैं समझना चाहूँ, या स्टूडेंट्स जो इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फॉर मी व्हाट रियली वर्क दैट कि be confident in yourself, like if you have done enough practice here, if you have done enough mock, then you should have some confidence in you कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, मतलब you will even if you face some difficulty, you will manage to navigate through it. So have that confidence in you and be calm, like फॉर लास्ट, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले मैंने लिटरली चिल किया था, मतलब मैं दोस्तों के साथ घूमने गया था। अच्छा, यहाँ पे मैं टोकूंगा, ये चीज लगभग हर स्टूडेंट बताता है जो आईएम से पढ़ रहा है, बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि एक दिन पहले आप चिल रह सकते हो? नहीं, वैसे तो आप चिल नहीं रह सकते, पर इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। लाइक मैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गया था, तो आपकी कंपनी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। और आपकी प्रिपरेशन भी कैसी है। हाँ, वो भी है, ठीक है, डिपेंड करता है वो चीज। पर आई वुड रिकमेंड टू यू टू बी काम एंड कंपोज्ड, डोंट बी नर्वस अबाउट इट। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो हो गया है उस पे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और जो होगा वो देखा जाएगा। बस ये एटीट्यूड्स के साथ आप कैट देने जाओ और आप कॉन्फिडेंस से आप कैट दो, बस, और कुछ नहीं है। बस जो आपका स्कोर आएगा वो आएगा, मैं तो अगली बार वापस दोबारा ट्राई करूंगा। ठीक है, 2 सवाल लास्ट के मेरे होंगे, आप काफी टाइम आपने दिया। कैंपस लाइफ कैसी है आईएम की, है ना? कितना हेक्टिक होता है, कैसे आप लोग अपने आप को ढालते हो, और पूरे क्योंकि बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने किस तरीके का मॉड्यूल डेवलप किया हुआ है स्टार्टिंग के 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं सबको एक पेज पे ले आया जा सके? Okay, so basically first year is मतलब really hectic for most of the students. एक दिन कैसा दिखता है अगर आप एक ग्लिम्स देना चाहो स्टूडेंट्स? नहीं, मतलब अभी स्टार्टिंग में आप जब आओगे 1-2 हफ्ता तो आपका थोड़ा चिल रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, वो सब चीजें तो होगी, पर इसके बाद मेन चीजें स्टार्ट होती है आपकी एसआईपी प्रिपरेशन। तो उसमें आपको आपका सीवी प्रिपरेशन की चीजें करनी है, आपको सीवी प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको कंपनी प्रेजेंटेशन अटेंड करनी है, फिर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, आपको एक साथ फिर एकेडमिक्स भी देखना है, उसके साथ असाइनमेंट्स रहते हैं, फिर केस कॉम्पिटिशंस रहते हैं, एक साथ आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। मतलब आपका फर्स्ट सेम तो कब स्टार्ट होगा कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग में वो मैनेज करना लोगों के लिए डिफिकल्ट रहता है थोड़ा। तो वही चीज है जो आप कैट में आप अप्लाई करते हो, जो टाइम मैनेज करो, फोकस करो चीजों पे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पे फोकस करो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो आप, और कॉन्फिडेंट रहो, काम रहो। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी नेविगेट करने के लिए आपका जो ये कैंपस जर्नी। फिर आपका जैसे एसआईपी होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंपसेस बिकम अ लिटिल बिट चिल। आप फिर बाकी सारी एक्टिविटीज रहते हैं, जैसे क्लब्स की एक्टिविटीज रहते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, स्पोर्ट्स में आप पार्ट वगैरह लेते हो, वो सब चीजें होती है। तो आई थिंक फॉर फर्स्ट ईयर इट्स रियली हेक्टिक, देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट मैनेजेबल, एंड सेकेंड ईयर तो आपके हिसाब से है। तो मेरे हिसाब से तो जिसको सेकेंड ईयर में चिल लेना है वो चिल कर सकता है, जिसको मेहनत करनी है वो मेहनत करे। ठीक है, एक लास्ट सवाल होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे स्टूडेंट्स जो टियर 1 कॉलेजेस में नहीं आ पाते हैं, ठीक है, टियर 2 कॉलेजेस में है, टियर 3 कॉलेजेस में है, या तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका टियर ही डिफाइन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्या टियर उनको बताया जाए। कॉलेज उनका वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा उनको, ना तो फैकल्टीज वाइज सपोर्ट कर रहा है, ना अपॉर्चुनिटी वाइज सपोर्ट कर रहा है। वो अपने एंड से क्या चीजें कर सकते हैं? आप लोगों को जो चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, क्या रिसोर्सेज वो अपने एंड से यूज कर सकता है ताकि एम्प्लॉयबल हो पाए? Basically, I would say कि case competitions are really good opportunities for those students. Like a lot of tier 2 या फिर जो न्यू आईएम्स वेवीएम्स स्टूडेंट्स है, वो केस कंपटीशन पे फोकस करते हैं। वो एक अच्छा सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी जगह पे प्लेसमेंट लेने का, और एक अच्छा वे है अपने आप को खुद को प्रूव करने का। तो केस कंपटीशन इज अ वे। तो उसके बाद आप
बेसिकली लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो जो आपका इंडस्ट्री कनेक्ट्स है आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली से या फिर आपके प्रोफेसर के या फिर एलमनाई थ्रू आप जितना लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो, जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो वो ट्राई करो। और बस मतलब बाकी तो इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। आई होप कि इस डिस्कशन से जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं इस बार कैट, उनको तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जो टियर 1 कॉलेजेस में नहीं है, क्योंकि सबका एडमिशन हो पाना पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सीट्स ही नहीं है, राइट, उनको भी आपके इस डिस्कशन से जो आपने इनसाइट शेयर किए उससे बेनिफिट मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कोशिश इस बार भी वही है कि लास्ट ईयर जैसे हमने इंडिया के अलग अलग कैंपसेस को कवर किया था, वहाँ के स्टूडेंट से इनसाइट्स लिए थे, और ये वो इनसाइट्स होते हैं जो ज्ञान वाली बातें नहीं होती हैं, जो डुएबल चीज़ें होती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ शेयर करें। तो ये सीरीज आज से हमने स्टार्ट की है। हमारी कोशिश ये होगी कि टियर 1 कॉलेजेस को ऑब्वियसली हम कवर करेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली जो टियर 2 कॉलेजेस हैं, टियर 3 कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश इस बार ये है कि मेजॉरिटी ऑफ जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम कवर करें, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। और जब पब्लिक डोमेन में चीज़ें डिस्कशन में आती हैं तो इंस्टीट्यूशंस को भी समझ में आता है कि यहाँ ये शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ओवरऑल जो हमारा फोकस है वो ये है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू।